नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है अपने इस सेशंस में जिसका नाम है एमएसएमई और एचआर मैनेजमेंट नर्चर एंड कल्चर। आपने पहले 2 एपिसोड देखे हैं और आपको पसंद भी आए हैं। आप सभी ने अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं और कुछ सुझाव भी दिए हैं। धन्यवाद। मेरी टीम उसके लिए काम कर रही है और आज हम देखने वाले हैं आगे के सब्जेक्ट्स जिसमें है रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस। आगे जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारे आने वाले हैं उसका आपको पता चले। इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया हुआ है, उसमें भी कुछ रील्स डाले हुए हैं, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें और चेक करें। ये जो सेशंस रखे हैं वो इसके लिए रखे हैं कि एमएसएमई स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस जो है अनऑर्गेनाइज्ड कुछ रहते हैं, उन लोगों के पास एम्प्लॉयज कम रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे पास कुछ एक एचआर मैनेजर चाहिए, हमको एचआर की प्रोसेस करनी है, इतना उनको लगता नहीं है। वो जरूरी है इसके लिए क्योंकि आपके पास जो भी लोग काम करते हैं, जितनी भी मात्रा में, जितनी भी संख्या में काम करते हैं, 15 है, 25 है या 100 है, लेकिन उनको चलाने के लिए आपके जो प्रोसेस है वो अगर वर्बल होंगे तो वर्बल प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ महत्व की जो आपकी सूचनाएं हैं या फिर जो आप जो काम कर रहे हैं उसकी जो आपने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देके रखी है वो हो सकता है कि वर्बल डिस्कशन में छूट जाए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स करना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली है और आगे भी हम जो भी सेशंस लेने वाले हैं एचआर के बेसिक डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर के, उसके लिए हम बात भी करेंगे और आपको हम सजेशंस भी देंगे कि इसको किस तरह से करना है। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने सब्सक्राइब भी करना है और आपके कॉन्टैक्ट्स को भी देना है। मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो इंसान है और वो जो इंसान है वो साइकोलॉजिकली ही ऑपरेट होते हैं, तो उनको चलाने के लिए, उनको संभालने के लिए, कल्चर और नर्चर में डालने के लिए ये सेशंस बहुत जरूरी होंगे आपके लिए। अब जबकि हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस, अब ये प्रोसेस क्या होती है? आपने सुना होगा कि प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस है वो अगर हम कंप्यूटराइज भाषा में देखा जाए तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, वो अलग टेक्निक है। तो मैं जिस प्रोसेस की बात करने वाली हूं वो प्रोसेस है, मतलब स्टेप्स है, किसी भी काम को करने की अलग अलग स्टेप्स है। तो प्रोसेस क्या है? अब जो ये प्रोसेस है, कोई भी अगर आप प्रोसेस ले तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप कर लिया, उसके बाद में दूसरा कर लिया, उसके बाद में तीसरा कर लिया। इसको एसओपी भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जी हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो जिस तरह से अपनी प्रोसेस होती है, कोई भी अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस लो, एग्जिट प्रोसेस लो या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस लो, तो उसमें कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं। ये प्रोसेस जो है वो क्यों हमको इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसको हम एक बार लिखे, एक बार स्टेप्स हम लोग डिफाइन करें, कोई भी आके वहां पर काम करेगा तो वो प्रोसेस नहीं बदलती। इसके लिए प्रोसेस के स्टेप्स लिख के रखना बहुत जरूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको रिवर्क नहीं करना पड़ता, बार बार उसके ऊपर काम नहीं करना है, एक बार प्रोसेस बता दी इस तरह से भाई ये काम आपको करना है। तीसरा होता है कि इसको लिखने की बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए वो बहुत यूज में आती है, तो इसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी होती है समझने के लिए क्योंकि हम हर स्टेप जो है वो पूरे सेंटेंसेस में लिखते हैं। शुरू करते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में और हर जगह है अलग अलग हो सकती है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। क्या क्या है इसमें हम आगे देखने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पब्लिक कंपनी अगर रहती है तो वहां थोड़ा अलग उनके स्टेप्स में अलग रहती है, प्राइवेट कंपनीज में अलग रहती है, प्रोप्राइटरी कंपनी में अलग रह सकती है। कोई अगर छोटी सी शॉप है या फिर सुपरमार्केट है या फिर कोई सैलून है या फिर आपकी अगर इंजीनियरिंग कंपनी है जहां पर आप आउटसोर्स करते हो आपके एम्प्लॉय को, तो वहां भी अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस यूज की जाती है, लेकिन जनरली उसके जो स्टेप्स है वो मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, आज की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी तरह से वॉल्यूम कितना है, मतलब आपके पास कितने एम्प्लॉय है और आप कितने एम्प्लॉयज को और इंडक्ट करने वाले हो, तो उसके ऊपर भी ये प्रोसेस थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है। उसी तरह से
उनके डेजिग्नेशंस क्या है, क्या आप टेलीकॉलर्स ले रहे हो, क्या आप सेल्स की पूरी टीम ले रहे हो, क्या आप एक या दो ही सेल्स पर्सन ले रहे हो, या फिर आपको जो चाहिए कि सारे के सारे हम जैसे जाते हैं ना कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, उस तरह से आप इंटर्न्स ले रहे हो। तो हर भर्ती में, हर रिक्रूटमेंट में ये प्रोसेस जो है थोड़ी बहुत चेंज होती जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और हमने बात की थी मैन पावर प्लानिंग की, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म। मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, इसमें आपको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए और या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, ये आप उसमें लिख सकते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अब ये लिखना जरूरी क्यों होता है कि हमको पहले से ही पता हो कि हम जिन लोगों को लाने वाले हैं, भले वो एक एम्प्लॉय हो या फिर मे बी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हो, अगर उनको हम भर्ती करने वाले हैं, रिक्रूट करने वाले हैं, तो हमको पहले ही पता होता है कि इनका एज क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे किसी अगर हमने अकाउंटेंट को लिया तो उसको टैली का प्राइम आना चाहिए या 0.9 चलेगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो रिक्विजिशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, तो ये रिक्विजिशन फॉर्म आप उनसे भी भर के ले सकते हैं। फिर आप उसमें वेटिंग कर सकते हैं कि क्या ये उन्होंने जो लिखा है वो बराबर है, ऑलरेडी उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनको सचमुच जरूरत है क्या नए कैंडिडेट की या नए एम्प्लॉय की, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड्स को या सुपरवाइजर्स को आपने जरूर विश्वास में लेना चाहिए। उसके साथ सबसे पहले बातचीत करनी चाहिए कि ये हम कैंडिडेट ले रहे हैं तो उसका काम क्या होगा। तो नेचुरली जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिख के आपके पास तैयार होना चाहिए। हो सकता है वो बहुत इलेबोरेटिव ना हो, वो फॉर्म में लिखने के लिए आपको जो मेन 5-6 पॉइंट है वो उस फॉर्म में लिखिए, लेकिन वो जब आएगा, हम जब ज्वाइनिंग प्रोसेस में जाएंगे इसके बारे में और बात करेंगे, तो वो जब आएगा तो उसको देने के लिए हमारे पास पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो पहली सीढ़ी है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, और उसमें आती है ये सारी बातें कि उसका एज क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, उसका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका 5-6 लाइन में जेडी तैयार होनी चाहिए, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसको मिनिमम मैक्सिमम कितनी सैलरी देनी है, ये भी डिफाइन हो जाना चाहिए। अब इसका दूसरा स्टेप है कि ये भर्ती करने के लिए, ये रिक्रूट करने के लिए जो कैंडिडेट है वो हम कहाँ से लाए। जो सबको पता है वो है कंसल्टिंग, जो मैन पावर कंसल्टिंग एजेंसियां होती है वहां से हम ले सकते हैं। फिर हमारे डेटा बैंक में रहते हैं, जैसे हमारे पास कोई पहले आके गया है तब हमारे पास पर्याप्त लोग थे तो हमने लिया नहीं है उनको, तो वो डेटा बैंक में से हम ले सकते हैं। जो लोग हमारे पास ऑलरेडी काम करते हैं उनको भी हम बता सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में एम्प्लॉय रेफरल स्कीम होती है, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉय को रिफर किया और वो अगर आता है और आपके पास 3 या 6 महीने तक काम करता है, जिस एम्प्लॉय ने उसको इंट्रोड्यूस किया है उसको कुछ ना कुछ बख्शिश दी जाती है। तो इस तरह से भी हम एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैंडिडेट को ला सकते हैं। दूसरा होता है कि हम इश्तिहार दे दे न्यूज़पेपर में, वो भी एक कॉमन चीज है कि हमको अगर 4-5 अलग अलग पोजीशंस लेनी है तो हम न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डाल देंगे। या फिर होता है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कैंपस रिक्रूटमेंट, अगर हमको ट्रेनीज चाहिए या असिस्टेंट लेवल के लोग चाहिए या फ्रेशर्स अगर हमको चलते हैं तो कैंपस में बहुत सारी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कैंपस जाके बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, उनके पास एक सिलेक्शन बोर्ड भी होता है, उनके पास जो रिक्रूटमेंट के लिए हमको वहां से भी एम्प्लॉय मिल सकते हैं अगर हमको एंट्री लेवल पे लेने हैं। अगर हमको एक्सपर्ट लेने हैं, अगर हमको एक्सपीरियंस लोग लेने हैं तो उसके लिए पोर्टल्स भी, बहुत सारे पोर्टल्स में भी वहां से भी हम एम्प्लॉयज को ले सकते हैं, कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं। फिर दूसरा एक है कि अगर हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी हम डाल सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में हम देखेंगे उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑलरेडी कॉलम होता है कि जहां पर उनके पास कौन कौन से रिक्रूटमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है, उसका डिटेल्स, उसका ब्यौरा दिया जाता है। तो इस तरह से आप
कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी नेटवर्किंग में हो तो अगर आप वहां पर बताएं कि हमारे पास ये वैकेंसीज अवेलेबल है, उस तरह से भी, और अपनी कंपनी का नाम भी, ब्रांडिंग भी अगर आपकी अच्छी हो तो भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आपके पास आने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हो गया कहां से हम कैंडिडेट लाए। अब इसके बाद जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास रेज्यूमेज तो आ गए, अब इन रेज्यूमेज में आपको चुनना है कि आप किसको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, क्योंकि हम बिजनेसमैन है, राइट। तो बिजनेसमैन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? टाइम। और टाइम के हिसाब से अगर आप किसी को बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो आपका उतना टाइम जाता है। टाइम इज मनी, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम ना, इतना टाइम नहीं आपके पास कि हर कैंडिडेट का, जितने भी रेज्यूमे आए हैं सभी का आप इंटरव्यू लेते बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी रेज्यूमेज अपने पास आते हैं उनका हम चयन करेंगे, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हम किसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब ये जो हम सिलेक्शन करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स क्या है कि जो आपने मैन पावर एक्विजिशन में जितनी भी चीजें लिखी है तो उस हिसाब से सबसे पहले आप इनका शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। मान के चलो आपके पास एक पोजीशन है और उस पोजीशन के लिए आपने किसी मैन पावर कंसल्टिंग को बताया है या फिर आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाली है और आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक 40-50 रेज्यूमे आ गए हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले आपके असिस्टेंट को बताओ या फिर आप भी उसमें से चेक करो कि कितने लोग जो है वो आपने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें फिट होते हैं, और उतने ही लोगों के आप रेज्यूमे पूरी तरह डिटेल में पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताने चाहूंगी कि आप अगर रेज्यूमे किसी का भी देखते हैं तो ये जरूर देखिए कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कितने सालों में कितने जॉब चेंज किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, हम इतनी उसके लिए इतनी तैयारी करते हैं, इतना टाइम देते हैं, और फिर अगर कोई आता है, ज्वाइन होता है और 2-4 महीने के बाद छोड़ के जाता है, तो आपकी इतनी सारी जो तैयारियां है, इतना सारा जो वक्त आपने उसमें लगाया हुआ है वो वेस्ट हो सकता है। इसके लिए जब आप रेज्यूमे चेक करेंगे तो ये जरूर चेक कीजिए कि किसी एक कैंडिडेट ने कितने जॉब और कितने सालों में छोड़े हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर आप कैंडिडेट हो तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप जहां कहीं भी जॉब करते हैं तो वहां पर आप टिके रहिए मिनिमम 2 साल। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि हम किसी एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं, वहां का मैनेजर है या वहां का जो भी आपका सुपरवाइजर है वो आपको ट्रेन करता है, आप ट्रेन हो जाते हो, ट्रेन होते होते 6 महीना लगता है, 6 महीने के बाद में आप थोड़ा थोड़ा डिलीवर करने लगते हो और अभी आप कंपनी को प्रोडक्टिविटी में आपका सहभाग आ ही रहा है और आप छोड़ के जाते हो दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह भी सेम साइकिल होता है। तो ऐसे करने से ना आपका सीवी खराब होता है, राइट, आपका रेज्यूमे खराब होता है इसमें, तो आपके ही करियर को इसका बहुत बड़ा धोखा हो सकता है कि नया कंपनी जब आपका रेज्यूमे देखेगा तो वो यही सोचेगा इस बंदे ने बहुत सारे जगह पे बहुत बार छोड़ दिया है, इसको हॉपर्स कहते हैं। तो हॉपर्स को जॉब कभी कभी नहीं मिलती है, आप ध्यान में रखिए। तो इस तरह से मेरे बिजनेस के जितने भी भाई लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे रेज्यूमेस को आप पहले तो शॉर्टलिस्ट कीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपके पास 40 रेज्यूमे आए, उसमें से आपने 20 शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब 20 रेज्यूमे को फिर आप ध्यान से देखिए, मतलब ये तो जो पहली बातें हैं वो तो फटाफट हो जाएगी, आपकी एकदम जल्दी हो जाएगी। दूसरे हम देखेंगे कि जो 20 कैंडिडेट रह गए, फिर उसका रेज्यूमे आप ठीक से ध्यान से पढ़ो कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक जगह पे वो असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर है, तो उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक इंडस्ट्री में सेम इंडस्ट्री भी हो और सेम इंडस्ट्री के अगर 2 सपोज अकाउंट असिस्टेंट हो तो उनके काम के जो डिटेल्स है ना वो जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि इनके पास सिर्फ बिलिंग का काम हो और इनके पास बिलिंग के साथ फॉलोअप का काम हो, इनके पास सिर्फ वाउचर बनाना हो और इनके पास वाउचर्स के साथ उसकी टैली में एंट्री भी हो। तो ये सारी चीजें आपने उन जो शॉर्टलिस्टेड 20 रेज्यूमे उनमें देखनी है। अब ये हो गया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, 20 लोगों को देख लिया, फिर आपको वो भी एक छलनी वहां भी आ जाएगी, वहां से बहुत सारे रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएंगे आपके टेबल पे ही। फिर उसमें से रह गए सपोज 5। अब ये 5 लोग जो है वो आप क्या करेंगे, उनको फोन करेंगे। तो उनको फोन पर हम जब बात करेंगे उनके साथ, अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी लोग 5 से भी ज्यादा लोग रखते हैं कि फोन पे शायद अगर कोई रिजेक्ट हो जाए तो फिर अच्छे
कोई बचेगा ही नहीं बुलाने के लिए इंटरव्यू में। तो इसके लिए जब हम टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में पता चल जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो जो बात कर रहा है वो उसका काम की बात कर रहा है या कुछ यहाँ वहां की बात कर रहा है। फिर आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। हो सकता है कि आपने जिनको फोन किया है वो 5 में से शायद 2 लोग बोलेंगे कि सॉरी सर, मैं अभी नया जॉब में लगा हूं तो अब मुझे नहीं करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से आप शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को बुलाएंगे। अगर आप मैन पावर एजेंसी से ले रहे हैं उनको भी ये जरूर बताएं कि आप इस तरह से मुझे शॉर्टलिस्ट करके दो, फिर वो आपके पास इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। अब आती है अगली स्टेप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, कभी कभी कोई कंपनियां उनको कुछ एक काम देती है, वो उनको शायद अगर कोई कंटेंट राइटर है आप हमको लिख के भेजिए कि आप कैसे लिखते हैं, हमको देखना है। तो इस तरह से भी हो सकता है। इसको टेक्निकल राउंड भी कहा जाता है, जो इंटरव्यू के पर्सनल इंटरव्यू के फेस टू फेस इंटरव्यू के पहले किया जाता है। या फिर कोई एक प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है छोटा सा कि आपका पीपीटी बना के भेज दीजिए, देखना है कि आप कैसे काम करते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर आप पहले इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आप ये उनको दे सकते हैं। तो इसको बेसिक इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कहा जाता है। अगर आप कोई बैक ऑफिस का पर्सन ले रहे हैं तो उसको आप बुला के फेस टू फेस इंटरव्यू होने के बाद उसको कहेंगे कि एक्सेल शीट पे हमको ये बना के बताओ। या फिर कोई टेलीकॉलर है तो उसको आप मॉक टेलीकॉलिंग देंगे। तो इस तरह से ये सबसे पहले बेसिक जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरव्यू है। इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके बारे में बताओ। अब ये बहुत ही टैक्टिकल क्वेश्चन है। अब आप जब पूछते हैं कि अपने बारे में बताओ तो वो जो सामने वाला कैंडिडेट है वो किस तरह से शुरुआत करता है। वो क्या अपनी फैमिली पहले बताता है या फिर आपका उसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस पहले बताता है या काम का एक्सपीरियंस पहले बताता है। इससे आपको पता चलेगा कि वो किस चीज को ज्यादा महत्व देता है। अगर वो अपने एक्सपीरियंस से शुरू करता है कि मैं पिछले 8 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो आपको समझेगा कि ये काम के प्रति फोकस्ड है। जब वो कहेगा कि मेरा एजुकेशन मैं बीकॉम हूं और मैंने एमबीए किया है, ऐसा बोलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसको सीखने की चाह है और ये हम उसको अलग अलग काम देंगे तो वो सीख के करेगा। अगर कोई स्टार्ट करता है कि अंधेरी में रहता हूं, मेरे फैमिली मेरे साथ है और मैं यहाँ पर 2-3 साल से रह रहा हूँ, तो पहले 2-3 सेंटेंस अगर वो फैमिली के बारे में बात कर रहा है तो आप समझेंगे ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और इसको हम जो है बहुत लेट नाइट ड्यूटी तक नहीं दे सकते कभी कभी, तो उसको ये बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ कभी कभी रुकना पड़ेगा, कोई लेट सिटिंग भी करना पड़ेगा, ये आपको उसको बताना पड़ेगा। अब तीनों सिचुएशंस में कोई भी गलत या सही नहीं होता है, आपको सिर्फ वो कैंडिडेट समझने की ये प्रक्रिया है। आप समझ जाएंगे कि ये कैंडिडेट के साथ मैंने किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर आपको वो पसंद आया, अगर इतने लोगों में से आपने उसको चुन के लिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ हमने किस तरह की बात करनी है। इसके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली बैकग्राउंड पूछ लीजिए, ये हो गया। तो ये एक क्वेश्चन सेट आप आपके पास जरूर तैयार रखिए जो कि बहुत ही इजी होता है। मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से आपका ग्रेजुएशन किया, आप क्या पहले से ही, अगर आप मुंबई शहर के हो तो आप पूछेंगे कि आप पहले से मुंबई में हैं, अगर आप दिल्ली शहर के हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी अगर दिल्ली में है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से किया है। तो इस तरह के सवाल आप जो बेसिक इंटरव्यू राउंड में पूछ सकते हैं। इसमें आपको चेक क्या करना है, बहुत बार क्या होता है ना कि सवाल सवाल की जगह होते हैं, उसके जवाब भी बहुत ही इजी होते हैं, भाई आप कहाँ के हो क्या है, लेकिन उसको जब वो आंसर देता है तो वो आंसर में वो किस तरह से आंसर देता है, कॉन्फिडेंटली देता है, वो यहाँ वहां देख रहा है, वो कैसे बैठा हुआ है, क्या वो बहुत ही अर्जेंट में है, उसको चाहिए ये जॉब किसी भी तरह से चाहिए, ये आप समझ सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ साइकोलॉजी का अभ्यास करना चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। उसके हाव भाव से, उसके बात करने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि वो किस तरह का इंसान है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी है। फिर आप उसके काम के बारे में पूछिए, जहां आप काम करते हैं या कर रहे थे, अगर जॉब छोड़ा है तो वो काम क्या था, वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। वो पिछली कंपनी के बारे में क्या बात कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो जॉब छोड़ के आ रहा है उस कंपनी के बारे में उसके क्या विचार है, पिछले कंपनी में, लास्ट कंपनी के बारे में वो जो कुछ भी बात कर रहा है
आप ध्यान रखिए, उसी माइंडसेट से वो आपकी कंपनी में आएगा। अगर वो ये कहता है कि नहीं मुझे ग्रोथ चाहिए थी, वहां ठीक से ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या फिर मैंने 3 साल वहां पर दिए, अब मुझे चाहिए कि मैं और अपडेट करूं खुद को, इसके लिए मैं जॉब चेंज कर रहा हूं, तो ये जो वो कुछ बता रहा है ना, वो आप वापस फिर से उसको भी आप नोट कर ले, क्योंकि वो जिस माइंडसेट से आ रहा है, जिस रीजन से आ रहा है, वही माइंडसेट वही रीजन वो आपकी कंपनी में लेके आ रहा है। वहां पर अगर वो परेशान होके आ रहा है, नहीं मुझे वहां पर सैलरी नहीं मिल रही थी टाइम पे, और मुझे 3 साल से एक ही सैलरी पे रखा गया था, उन्होंने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था, वो उन्होंने मुझे दिया नहीं है, इस माइंडसेट से अगर आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंडक्शन उसको लेंगे, भले ही आपको पसंद आया वो कैंडिडेट, लेकिन भी उसको क्या करना है कि जब इंडक्शन होगा कि उस तरह का उसको इंडक्शन देना है कि आपकी कंपनियों में क्या गतिविधियां चलती है, आपकी कंपनी में सैलरी प्रोसेस कैसा है। जिस माइंडसेट से वो आ रहा है, तो आप उसको उसी तरह का काम समझा सके और उसके साथ उसी तरह का अच्छा व्यवहार हम आगे करेंगे, क्यों हम समझ गए कि इसको ये वाली चीज पसंद नहीं है। या कोई ऐसा भी कह सकता है कि नहीं वहां तो रोज लेट सिटिंग था और ये रोज रोज का लेट सिटिंग मुझे नहीं जमता है। अगर कोई लड़की है फीमेल है, उसको लगेगा कि नहीं मुझे घर जाने देर होती है, हर रोज नहीं रुक सकती, मैं महीने में 1-2 बार लेट मुझे चलेगा। तो ये सारी बात आप नोट करके रखिए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो अपना कैंडिडेट है वो बाकी सब चीजों में तो आपने टिक मार्क लगा दिए कि ये सब जगह फिट है, लेकिन उसका जो व्यक्तिमत्व है वो क्या है, वो व्यक्तिमत्व आपका जो ऑलरेडी जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ मेल खाता है कि नहीं खाता, आपके जो काम करने के तरीके हैं उसके साथ वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये सारी बातें अपने इंटरव्यू में देखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई एक सवाल करें उससे, जैसे अभी हम देखें रिसेंटली अगर इलेक्शन हुए हैं तो हम कोई सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इलेक्शन हर इंसान ने जाके वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब इसका भी कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, उसके विचार क्या है, उसका जनरल नॉलेज कितना है, वो क्या सोचता है, ये आपने देखना है। आपने ये नहीं देखना कि वो जवाब क्या देता है, वो जवाब किस तरह से देता है और उसमें वो अपने कौन से गुणों को बता रहा है। वो जो भी बातें बताता है आपको सिर्फ नोट करना है।